दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सत्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में शक्ति का एक ऐसा केंद्र बने हुए हैं जो सीधे सीधे ना केवल अपने राजनीतिक विरोधियों बल्कि इस समाज के हर एक संस्था को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। कौन से राज्य में किसकी सरकार है यह कोई मायने नहीं रखता। कौन से चुनाव में किसके कितने एमएलए जीत कर आए हैं यह भी मायने नहीं रखता। कौन सा गद्दावर नेता किसी पार्टी को आगे लेकर बढ़ रहा है और सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह को चुनौती दे रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वही होगा जो वर्तमान समय में दिल्ली की सत्ता चाहेगी। यदि किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनानी हो जो दिल्ली की सत्ता के अनुरूप हो, तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने एमएलएज हैं। अगर सीधी तरीके से एमएलएज बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता के पास संसाधन और पैसा का इतना भंडार है कि कितने भी एमएलएज को खरीदने की वो ताकत रखती है। और अगर एमएलएज बिकाऊ ना हो तो दिल्ली की सत्ता ईडी और सीबीआई से डराकर उसको इतना प्रताड़ित करेगी कि वह मजबूर होकर उसको बीजेपी में आना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो उस पार्टी को तोड़कर खत्म कर दिया जाएगा जो दिल्ली के सामने खड़े होने की और चुनौती देने का दुस्साहस करती है। अगर महाराष्ट्र में इस संदर्भ को देखें तो किस तरीके से शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे के हाथ में दे दिया गया, और यही हाल एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ हुई जब उनके भतीजे उस पार्टी को लेकर ऐसे बीजेपी की गोद में बैठ गए कि राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले शरद पवार देखते ही रह गए। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं पहुंचता। अगर आप कॉरपोरेट को अपने हाथ में लेने की बात करें तो आप देखेंगे कि इन 10 सालों के अंदर जिस तरीके की कॉरपोरेट की कहानी अलग तरीके से दिल्ली की सत्ता ने लिखी, वह इस देश की राजनीति में सबसे पहली बार हुआ है। यदि आप 10 साल से पहले कारपोरेट घरानों को देखें या कारपोरेट व्यवस्था को देखें तो पुराने समय से ही या एक लंबे समय तक चलने आने वाले टाटा, बिरला, अंबानी जैसे मुख्य कारपोरेट घरानों का नाम हुआ करता था। लेकिन इस दिल्ली की सत्ता ने कॉरपोरेट को अपने अनुरूप साधते हुए 10 साल के अंदर ही गौतम अडानी को अपने प्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से खड़ा कर दिया कि पुराने कॉरपोरेट घरानों को वो सीधी तरीके से टक्कर देने लगे। और सिर्फ सवाल गौतम अडानी का नहीं है, दिल्ली की सत्ता ने इस तरीके से व्यवस्था बनाई कि अगर इस देश में अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता के अनुरूप ही आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपका टिकना मुश्किल है। और शायद यही कारण है कि जिन कॉरपोरेट्स ने अपनी सारी एक्टिविटीज को दिल्ली की सत्ता के अनुरूप रखा, उनका नेटवर्थ आसमान छूने लगा। लेकिन इसी के साथ इस देश के जो छोटे कारोबारी हैं उन पे कहीं ना कहीं गाज गिरी और इसका भुगतान उनको करना पड़ा। और सवाल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। यदि आप मीडिया को देखने की बात करें, मीडिया को अपने अनुरूप साधने की बात करें, तो जितने भी मीडिया जो मुख्य तौर पर इस देश की मीडिया के तौर पे काम करते हैं, जिसमें वो सारे बड़े बड़े चैनल्स और अखबार आ जाते हैं, उनको भी दिल्ली की सत्ता ने कॉरपोरेट के सहारे ऐसा साध लिया कि मीडिया का काम सिर्फ एक ही था कि वह
नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार की योजनाओं का गुणगान करे, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाए ताकि आने वाले चुनाव में या चलने वाले चुनाव में उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा दिल्ली की सत्ता को हो सके। और यदि आप व्यक्तिगत या एक नाम अगर आप लें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज से 5-7 साल पहले एनडीटीवी, जिसमें रवीश कुमार नाम के एक पत्रकार काम करते थे और जो खास तौर से दिल्ली की सत्ता से सवाल रखते थे, और वो चैनल भी कहीं ना कहीं अपनी पत्रकारिता को आगे ले जाकर दिल्ली की सत्ता से हमेशा सवाल रखने में विश्वास करता था, लेकिन वो चैनल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नज़र में ऐसा खटका, वो जो चैनल है वो अडानी के माध्यम से खरीद लिया गया और उसकी भी सूची गोदी मीडिया के सूची में डाल दी गई। और 10 सालों के अंदर जितने भी मुख्य पत्रकार थे जिनकी पत्रकारिता में एक धाक मानी जाती थी, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अविशार शर्मा हो, दीपक शर्मा हो, ये या अजीत अंजुम हो, ये सारे पत्रकार जिनकी पत्रकारिता में एक अलग ही साख थी और जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के पूरे संदर्भ में वो इस तरीके से इतने समय से छाए हुए थे, लेकिन अगर दिल्ली की सत्ता को पसंद नहीं आए तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें इन सारे पत्रकारों को उन न्यूज चैनलों से निकाल दिया गया या फिर निकलने पर मजबूर कर दिया गया। वैसे तो ये जो जितने भी पत्रकार हैं आजकल यूट्यूब पर आप इनको देख सकते हैं, लेकिन सवाल उस मीडिया का है जिसका मुख्य काम सत्ता से सवाल पूछना है, लेकिन आज वो मीडिया सत्ता के अनुरूप या सत्ता के गुणगान के काम में ही लगा हुआ है। और यह मात्र संयोग नहीं है बल्कि इसकी पूरी व्यवस्था रची गई है, बनाई गई है। तो आप देखें कि चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या फिर इस देश का कोई भी संवैधानिक संस्थान हो, अगर आप चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोकतंत्र के सहारे ही कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता तक पहुंच पाए हैं, और आज अगर आप देखें तो इनके सामने लोकतंत्र ही टारगेट बन के खड़ा हो गया है और किसी तरीके से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरीके से कमजोर और अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं ताकि जब तक उनकी इच्छा हो वो सत्ता में बने रहें। और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो इस बात के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि जिस तरीके से ईवीएम मशीन सवालिया निशान पे चल रही है या उसमें धांधली का मामला चल रहा है, और सिर्फ यही नहीं, ईवीएम मशीन बनाने वाले राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनियों के डायरेक्टर्स का संबंध सीधे तौर पर इस दिल्ली की सत्ता से है, जिससे कि कहीं ना कहीं वो ईवीएम मशीन सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर लोकतंत्र को कमजोर बनाने की कोशिश की प्रक्रिया को अगर आप देखें तो जिस तरीके से कानून में संशोधन करके यह व्यवस्था भी की गई थी कि चुनाव मुख्य अधिकारी के चयन में नरेंद्र मोदी या इस देश के प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका हो, और जो अभी मामला चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन को लेकर हुआ है वह भी कहीं ना कहीं इस सरकार को एक दबंग सरकार के तौर पे प्रस्तुत करती है। और दबंग सरकार का क्यों? अगर आप देखें तो चंडीगढ़ एक छोटा सा केंद्र शासित जो है कि प्रदेश है जिसमें मेयर का इलेक्शन होना था। 20 वोटें इंडिया गठबंधन के पास थी और मात्र 16 वोट जो है कि वो एनडीए के पास थी। लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी प्रक्रिया में अपने
व्यक्ति को एक चुनावी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करके 8 वोटों को कैंसिल करके जिस तरीके से उस पूरे मेयर के चुनाव को और लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश इस देश की सत्ता ने की, वो वाकई तौर पे प्रत्यक्ष रूप से इस देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करता है कि क्या वाकई लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। इसके बावजूद भी इतनी दबंग सरकार और हर एक संस्थान में दबंगई दिखाने के बावजूद जिस तरीके से कोर्ट के 2 निर्णय आए हैं, तो यह कोर्ट ने भी बतलाने की कोशिश की गई है कि चाहे जितनी भी सत्ता या जितनी भी शक्तियां आपको इस देश की संविधान द्वारा दी गई हैं, उतनी ही शक्तियां इस देश के संविधान ने कोर्ट को दी हुई हैं कि किसी भी मामले में जहां पर अन्याय उनके सामने होगा, वह दिल्ली की सत्ता के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने में वो पीछे नहीं रहेंगे। और शायद यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जिस तरीके से कॉरपोरेट से चंदा लेने का सिस्टम दिल्ली सरकार ने बनाया था, जिससे कि दोनों एक दूसरे के अनुरूप रहे, उस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि यह धांधली या भ्रष्टाचार का यह तरीका इस देश या लोकतंत्र में चलने वाला नहीं है। और इसी के साथ जिस तरीके से मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ और जब बीजेपी को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा प्रक्रिया कोर्ट में फंस सकता है और कोर्ट बीजेपी के खिलाफ अपना जो निर्णय है वो दे सकती है, उससे पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइन करा दिया गया। और कथित तौर पे आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि या तो उनको डराया धमकाया गया होगा या फिर उनको पैसे से खरीदा गया होगा। इसके पूरे सबूत तो नहीं है, लेकिन सारे खेल समझने के लिए सिर्फ सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। और बीजेपी को ऐसा लगा कि चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया को या कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देगा और जब दोबारा चुनाव होगा तो उसमें 3 पार्षद आने के बाद बीजेपी का बहुमत बन जाता है और उसके बाद भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा। लेकिन कोर्ट के इस आदेश ने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए यह फैसला सुनाया कि जो चंडीगढ़ का मेयर होगा वो पुराने वोटिंग के आधार पर ही होगा और अपने अनिल मसीह के माध्यम से, जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उनके माध्यम से बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, उस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला यह आया कि जो आम आदमी पार्टी का ही चंडीगढ़ में मेयर बनेगा। तो इस दोनों निर्णयों ने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया गया है कि चाहे जितनी भी शक्तियां नेताओं को या पार्टियों को दे दी जाए, लेकिन जब तक कोर्ट जिंदा है तब तक इस देश में न्याय जिंदा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की सत्ता के बीच बार बार आकर खड़े हो जाने वाले इस कोर्ट को साधने के लिए आखिर में कानून का कैसा वो दांव खेला जाता है, जिससे कि इस देश के कानून व्यवस्था को भी अपने ऊपर अपने अनुसार साधा जाए और उन्हीं के अनुरूप काम किया जाए। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में देश का दबंग कौन होता है, दिल्ली की सत्ता या इस देश का कोर्ट। इस पूरे मामले में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, आप इस वीडियो को के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।